नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का, सभी भाई बहन, सभी गृहिणी का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों आपके पर्यावरण के प्रैक्टिस सेट पहले के। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपके सिलेबस के आधार पर तय किया गया है। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, साथ ही साथ पेडागोजी के प्रश्न रहेंगे, कंसेप्ट के प्रश्न रहेंगे। टोटल प्रैक्टिस सेट है जैसे आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और इस तरह के प्रैक्टिस सेट 50 प्लस प्रैक्टिस सेट हम इन्वायरमेंट की क्लास की चलाने वाले हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट में 30 में 30 लाना है, ये हमारा मकसद है और हमारा एक गोल बन चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आपके इन्वायरमेंट की क्लास के, यानी प्रैक्टिस सेट पहले की बाई जायसवाल सर। पहला प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी वेतन होता है, सेवा होगा, गर्व होगा, छात्रों का विश्वास होगा। तो शिक्षक की सबसे बहुमूल्य जो निधि होती है वह क्या होता है? छात्रों का विश्वास होता है। जी हाँ दोस्तों, सभी प्रश्न डिटेल के साथ जानेंगे क्योंकि आपका कन्फ्यूजन भी न रहे। क्योंकि दोस्तों शिक्षक जो होते हैं विद्यार्थियों के जीवन के वास्तविक कुम्हार होते हैं। विद्यार्थियों के जीवन के वास्तविक कुम्हार कौन होते हैं? आपके शिक्षक होते हैं, जो न सिर्फ उनके छात्रों को जीवन को आकार देते हैं बल्कि छात्रों में विश्वास जगाते हैं कि वे छात्र शिक्षक के द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण कर दुनिया के रंगमंच पर अवतरित हो सकते हैं और अपने आप को काबिल बना सकते हैं। अतः शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि यही होती है, छात्रों का विश्वास। ठीक है दोस्तों, पूरा डिटेल के साथ जानेंगे ताकि एक भी आपको कन्फ्यूजन न रहे। चलिए सेकंड प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर सेकंड प्रश्न आपका दिया गया स्क्रीन पर है। आप लोग भी कमेंट द्वारा अपना बता सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं कि 30 में से आप लोग के कितने स्कोर है। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता तो वह एक है। दोस्तों कोई भी परिकल्पना होती है, उसको बार बार परीक्षण करने से गलत अगर नहीं पाया जाता तो वह एक कानून होता है, वह एक सिद्धांत होगा, वह एक खोज होगा या मूल संकल्पना होगी। तो कोई भी परिकल्पना जब आप बार बार उस पर परीक्षण करते हैं, वह परीक्षण गलत नहीं होता है तो वह एक आपका क्या बन जाता है? सिद्धांत बन जाता है। कोई भी परिकल्पना या को बार बार परीक्षण करने पर गलत नहीं पाए जाने पर वह क्या है? सिद्धांत बन जाता है दोस्तों। सिद्धांत के साथ प्रायोगिक अनुभव जुड़ा होता है। किसी परिकल्पना को बार बार निरीक्षण व परीक्षण करने के बाद जब इस बात का भान होता है कि यह परिकल्पना जो है सार्वभौमिक रूप से सत्य है, तो यह सिद्धांत का रूप जो है ग्रहण कर लेता है। चलिए देखते हैं, तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या है? आपको पता है 30 में से शिक्षण सार पेडागोजी के प्रश्न आने हैं, इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। सभी प्रश्न आएंगे, कंसेप्ट के भी प्रश्न आएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। आज ये प्रैक्टिस सेट 30 मिनट में 30 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना है। तो प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि। दोस्तों सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन होती है? श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, या व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि जो होती है वह होती है दोस्तों, कौन होती है? विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना सबसे शिक्षण विधि उपयुक्त विधि होती है। दोस्तों विचार गोष्ठी एवं जो कार्य योजना होता है, यह शिक्षण विधि की सबसे उपयुक्त विधि होती है। और इस शिक्षण विधि में छात्र जो है परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। यह विधि शिक्षा के कृत्रिम वातावरण को समाप्त करने तथा शिक्षा को जीवन से संबंध स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये क्यों ऑप्शन सही है आपका, ये भी रीजन बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे कमेंट आते हैं भाई बहन शिक्षकों का, ठीक है, कि सर ये नहीं, ऐसा ऑप्शन होना चाहिए। तो डिटेल देखिए, समझ के जाइए, अदर आप इससे भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए वीडियो लंबा हो जाए या नहीं, सभी प्रश्न अटेंड करके जाइए, समझ कर जाइए। मेरा ये मेन उद्देश्य है, समझ कर जाएंगे तो आपका लॉन्ग टाइम तक यह माइंड में स्टोर रहेगा। दोस्तों इनमें से कौन सी जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और मेथेन। इन चारों में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऐसा प्रश्न आता है दोस्तों। आपको पता है मेथेन जो होता है, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों जो है ग्रीन हाउस गैसें होती है। अगर एग्जाम में आ गए कि ग्रीन हाउस गैसें कौन है, तो नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये तीनों ग्रीन हाउस गैसें हैं। लेकिन जो अगर हीलियम है ये आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं दोस्तों, ये ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती हैं।
जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं जैसे मीथेन हो गया, CO2 हो गया, ठीक है। तो ये गैसें जो है ग्रह के वातावरण जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जन जो है किस पर होता है, कार्बन डाई CO2 पर होता है, नाइट्रस ऑक्साइड पर होता है, मीथेन पर होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, वाष्प, ओजोन आदि सब करती हैं। ये सब उत्तरदायी होती हैं भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए। और इन गैसों का उत्सर्जन आम प्रयोग के लिए उपकरणों का जैसे वातानुकूलित फ्रिज हो गया, कंप्यूटर, स्कूटर, कार आदि से होता है। लेकिन जो हीलियम है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये एक निष्क्रिय या नोबल गैस है। हीलियम कैसी गैस है आपकी, निष्क्रिय या नोबल गैस है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न यह दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है, डेसिबल, जूल, न्यूटन, नैनो इकाई। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, आसानी से सभी लोग बता सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण की नापने की इकाई जो होती है वह डेसिबल होती है, सभी लोग जानते हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए कुछ इससे और डिटेल के बारे में जान लेते हैं, डेसिबल से संबंधित जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों ध्वनि प्रदूषण का मापन जो है डेसिबल इकाई द्वारा किया जाता है। 80 डेसिबल या इससे अधिक का शोर श्रवण शक्ति को स्थायी हानि पहुंचाने में सक्षम होता है। अगर 80 डेसिबल से ज़्यादा शोर है तो वह आपके श्रवण शक्ति को स्थायी हानि पहुंचाने में सक्षम होती है 80 डेसिबल की ध्वनि, ठीक है। सामान्य श्रवण शक्ति वालों के लिए 25 से 30 डेसिबल ध्वनि पर्याप्त होती है। सामान्य अगर पूछा जाए तो 25 से 30 डेसिबल होगा। और 5 डेसिबल की ध्वनि अत्यंत मंद होती है, ठीक है। और साधारण तेज अगर पूछा जाए तो 95, साधारण तेज 75 होगी आपकी, 75 डेसिबल जो साधारण तेज होगी, और 95 डेसिबल अत्यंत तेज, और 120 डेसिबल जो होती है, ठीक है, अधिक की ध्वनि तीव्र कष्टकारक होती। तो कष्टकारक ध्वनि कितने डेसिबल की होती है, तो आपके 120 डेसिबल की। दोस्तों ये प्रश्न मैं आपको करा चुका हूँ, जो मैंने इन्वायरमेंट के टॉप 20 या टॉप 10 प्रश्न आए थे उनमें से करा चुका हूँ, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है, आपके सिलेबस के आधार पर प्रश्न है, तो प्रश्न वाकई में जो पढ़े होंगे वो भी प्रश्न आपको मिलेंगे इस प्रैक्टिस सेट पर, क्योंकि यहाँ पे 50 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से किस स्थलाकृति का निर्माण जो है हिमानी द्वारा हुआ है। तो हिमानी द्वारा आपकी किस स्थलाकृति का निर्माण हुआ है, यू आकार की घाटी का, लैपीज का, वी आकार की घाटी का, या जलप्रपात का। तो दोस्तों हिमानी द्वारा जो स्थलाकृति का निर्माण हुआ है वह आपका होता है कौन सा, यू आकार की घाटी का निर्माण हुआ है। आइए डिटेल के साथ कुछ जानते हैं इसके तथ्य क्या हैं। दोस्तों यू आकार की घाटी का निर्माण जो है हिम नदी द्वारा होता है, यानी इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला यू के आधार पर रखा गया है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि हिम नदी द्वारा जो इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला किसके द्वारा रखा गया है, तो आपके यू के द्वारा रखा गया है, ठीक है। जिससे इस घाटी की आकृति जो है यू आकार की, इसीलिए इस घाटी की आकृति कहा जाता है। अपर्दन के कारण जो है इनके दोनों किनारे काफी समानांतर एवं अंतोदर ढाल वाले बन जाते हैं। तो जलप्रपात एक प्रमुख प्रवाही जल यानी नदी कृत अपर्दनात्मक स्थल रूप है। और जो भी आकार की घाटी है दोस्तों, इसका नामकरण अंग्रेजी के अक्षर भी के आधार पर किया गया है, यानी इसका जो आकार है या इस प्रकार की आकार की घाटियों का निर्माण जो है युवा नदियों के द्वारा होता है। तो भी आकार के जो घाटी होती है इसका निर्माण किस प्रकार के नदियों द्वारा होता है, तो युवा नदियों के द्वारा होता है भी आकार की घाटी का निर्माण। तो जब नदी जो है निम्नवती कटाव द्वारा अपनी तली को कम गहरा करती है तो यह भी आकार की घाटी का निर्माण होता है। तो भी आकार की घाटी का निर्माण कैसा होता है, जब नदी जो है, ठीक है, निम्नवी कटाव द्वारा अपनी तली को कम गहरा करती है, ठीक है, यानी कि तली जो है नीचे गहरा ज़्यादा नहीं करती, तो इस पर आपका भी आकार की घाटी का निर्माण हो जाता है। तो यू भी आपने दोनों आकार की घाटी का अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। आइए देखेंगे अगला प्रश्न। 30 प्रश्न 30 मिनट में हमें ख़त्म करना है, सॉल्व करना है। आप भी कमेंट कर सकते हैं वीडियो पॉज कर, 30 में से बता सकते हैं कितना स्कोर हो रहा है। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, आप सभी लोग ज्ञानी हैं दोस्तों। प्रश्न देख लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम सभी मित्रों का। दोस्तों शिक्षक भर्ती का चैनल है, सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। यह प्रश्न मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। ऐसी कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, सुवर्ण रेखा, ताप्ती, नर्मदा, सिंधु। जब मैंने टॉप 10 या टॉप 20 प्रश्न कराए थे उनमें से यह प्रश्न आया था कि ऐसी कौन सी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो सुवर्ण रेखा जो नदी है यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
ताप्ती, नर्मदा, सिंधु, ये जो है आपके अरब सागर में गिरती हैं। आइए डिटेल के साथ पढ़ लेते हैं कि स्वर्ण रेखा नदी है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह भारत के झारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। स्वर्ण रेखा कैसी नदी? एक पहाड़ी नदी है आपकी। और यह रांची नगर के 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नगड़ी गांव, ठीक है, किस गांव से निकलती है? नगड़ी गांव में रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है आपकी सुवर्ण रेखा नदी, तथा बालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन किस स्थान पर अगर पूछ लिया जाए गिरती है तो बालेश्वर नामक स्थान पर गिरती है। ठीक है, और जो आपकी ताप्ती, नर्मदा, सिंधु नदियां हैं ये आपके अरब सागर में गिरती है, मैं आपको बता चुका हूं। अब देखेंगे पेडागोजी के प्रश्न है, समझिएगा ध्यानपूर्वक, अच्छे तरीके से दीजिएगा प्रश्न का आंसर। कि राकेश जो है कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं कर पाता। ठीक है, कोई आपके राकेश नाम है, कक्षा 5 का बालक है, और यह पर्यावरण विज्ञान के अगर आप शिक्षक हैं, आपने इस बालक को कोई कार्य दिया, तो यह कार्य जो है आपने समय से पूरा नहीं कर पाया यह बालक, तो अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है? क्योंकि आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है और ऐसे प्रश्न आते ही आते हैं। तो खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगा देंगे अगर समय से कार्य नहीं कर पाया है बालक, या प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाएंगे, या उसकी अनियमितताओं के कारण को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देंगे, या उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों? कोई भी बालक है, आप कोई बालक को कार्य देते हैं शिक्षक होने के नाते, शिक्षिका होने के नाते, और वह बालक समय से कार्य पूर्ण नहीं कर पाता है, तो आप कौन सा ऑप्शन मारेंगे? तो आप बोलेंगे सर जो होना चाहिए कि उसकी जो है अनियमितताओं के कारण को जानकर उसे सही मार्गदर्शन दें। उसका अनियमितता यानी कि समय से कार्य नहीं कर पाया, इसका कारण क्या है, उसको मार्गदर्शन देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, लाजवाब प्रश्न है, शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है और एमपी का लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। जी हाँ, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर जो झीलों का शहर कहलाता है? ये भी प्रश्न मैं करा चुका हूँ। जितने मेरे डेली व्यूअर हैं, डेली क्लासेज अटेंड करते हैं, वे सभी लोग इस प्रश्न का आंसर जरूर देंगे कि मध्य प्रदेश में ऐसा शहर जो झीलों का शहर कहलाता है वह आपका भोपाल शहर है। क्यों है? देखिए पूरा रीजन जानेंगे क्यों भोपाल का बोला जाता है। देखिए दोस्तों, भारत का हृदय कहे जाने वाला मध्य प्रदेश जो है देश विदेश में पर्यटन स्थलों, खान पान, शिल्पकारी, बुनकारी आदि के लिए जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश राज्य की ही राजधानी भोपाल है, जिसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। लोअर लेक और अपर लेक जैसी दो सुंदर झीलों के कारण ही भोपाल को झीलों का शहर भी कहा जाता है। यानी भोपाल जो है अपना राजधानी है मध्य प्रदेश की, जहां पर लोअर लेक और अपर लेक दोनों सुंदर झीलें हैं, इसलिए भोपाल को क्या है, झीलों का, ठीक है, शहर कहा जाता है। आइए देखेंगे अगला प्रश्न, लाजवाब प्रश्न है, फटाफट प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। अब निम्न में से कौन सा सागर जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? ऐसा सागर बताइए जो दोस्तों यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। काला सागर, लाल सागर, अरब सागर या भूमध्य सागर? दोस्तों ये ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार शिक्षक भर्ती में पूछे जाते प्रश्न हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट के टॉप क्लास के प्रश्न हैं। तो ऐसा सागर का नाम बताइए जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, तो ये आपका भूमध्य सागर है। जी हाँ, भूमध्य सागर जो है आपके यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। देखिए दोस्तों, पृथ्वी एक सागर है, पृथ्वी का एक सागर है जो उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, ठीक है, अनातोलिया तथा मध्य प्रदेश, मध्य पूर्व के बीच स्थित है, और इसका क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3/4 हिस्सा है। यह अटलांटिक महासागर में जिब्राल्टर द्वारा जुड़ा हुआ है, जो केवल आपके 14 किलोमीटर चौड़ा एक जल डमरू मध्य है। लाल सागर अफ्रीका एवं एशिया के बीच जो है हिंद महासागर एक नमकीन पानी की एक खाड़ी भी है। दोस्तों ये वर्ग 1-2 के लिए है, हाई लेवल के प्रश्न आते हैं, इसलिए डिटेल के साथ बता देते हैं क्योंकि जानकारी होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, आपके एग्जाम में नहीं आता डिटेल के साथ, लेकिन डिटेल के साथ जानकारी होना बहुत जरूरी है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। लाजवाब प्रश्न यह है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर, 16 सितंबर, मार्च को या अप्रैल में? किस दिन मनाया जाता है? सभी लोग जानते हैं क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, मेहनत करते हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसके कुछ जरूरी तथ्य भी जानेंगे। ओजोन दिवस तो आपको पता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, किस लिए मनाया जाता है? तो ओजोन परत के संरक्षण हेतु जागरूकता के लिए यह आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है।
और यूएनओ ने 19 दिसंबर 1994 को 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द, ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर घोषित कर दिया गया था। कब यह घोषित किया गया था दोस्तों? 19 दिसंबर 1994 को। किसके द्वारा? यूएनओ के द्वारा किया गया था। तो इंपॉर्टेंट यह तथ्य है, ठीक है। और यह तारीख जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की यादगार यानी तिथि के रूप में तय की गई थी। तो ओजोन दिवस 2016 का थीम क्या था? जो आपके 2016 में हाल ही में 3-4 साल पहले जो वर्ष था, इसमें ओजोन दिवस का थीम क्या था? तो इसमें यह थीम था कि ओजोन एंड क्लाइमेट रिस्टोर्ड बाय अ वर्ल्ड यूनाइटेड। ये भी प्रश्न आ सकता है अगर डीपली प्रश्न पूछा गया, हार्ड, क्योंकि दोस्तों आपको पता है अब पहले वाला यहाँ पे तैयारी नहीं रह गई और पहले वाला कंपटीशन नहीं रह गया, कंपटीशन हाई होगा तो प्रश्न भी हाई होंगे। प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। देखिए 50+ प्रैक्टिस सेट करेंगे। जी हाँ, जितने भी भाई बहन पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब कर लेंगे। जी हाँ, सदस्यता हासिल कर लेंगे, इस परिवार का हिस्सा बन जाएं, क्योंकि यहाँ पर जो क्लास होगी लगातार क्लास होगी, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। जी हाँ, तो किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। दोस्तों जो खाद्य श्रृंखला होती है तो उसमें शाकाहारी जो है आपके प्राथमिक उपभोक्ता होंगे, प्राथमिक उत्पादक होंगे, द्वितीयक उपभोक्ता होंगे, या आपके अपनघर्ता होंगे। तो किसी खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं, डिटेल के साथ पूरे जाल खाद्य जाल समझते हैं दोस्तों। कि सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम है। एनर्जी डाउन नहीं करना है, लगातार क्लासेज होंगी। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होता है। कोई भी खाद्य श्रृंखला होती है, शाकाहारी उसमें प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है। लेकिन उत्पादक हमेशा जो है हरे पौधे होते हैं। जरूरी, सही बात है, अगर शाकाहारी होगा तो हरे पौधे ही उत्पादक होंगे प्राथमिक उपभोक्ता के लिए, ठीक है। जो आपके क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। यानी जो हरे पौधे होते हैं वो भोजन का निर्माण कैसे करते हैं? क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। और जो आपके द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं वे मांसाहारी होते हैं, ठीक है, क्योंकि वे प्राथमिक उपभोक्ता को अपने भोजन के रूप में लेते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। तो अपघटनकर्ता सड़े गले पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जो अपघटनकर्ता होते हैं ये ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं? तो सड़े गले पदार्थों से ये ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे आपके मृतोपजीवी, कवक और जीवाणु, ये सभी अपघटनकर्ता होते हैं, ठीक है। ये प्रश्न में आता है, अब पूछा गया आपके, इसीलिए डिटेल के साथ बताते हैं, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। सभी मित्रों को उम्मीद है आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया होगा। लाइक का बटन दबा दीजिएगा। आइए देखेंगे अगला प्रश्न। दोस्तों जो आपकी पारिस्थितिक तंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जो पारिस्थितिक तंत्र का तत्व, ठीक है, कोई भी पारिस्थितिक तंत्र है उसके जो तत्व होते हैं, तत्वों का चक्रण होता है, आप लोग देखते हैं, ठीक। पारिस्थितिक तंत्र हो गया, इन तत्वों में जो चक्रण के रूप में तत्व होते हैं उसे क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र, रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र, या आपके भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन सटीक आंसर जानेंगे, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं दोस्तों? जैव भू रासायनिक चक्रण कहते हैं। जी हाँ, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ डिटेल के साथ तथ्य जानेंगे। प्रकृति में जो विभिन्न तत्व होते हैं वह चक्रीय रूप से एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते रहते हैं और पुनः प्रकृति में लौट आते हैं। इस प्रक्रिया को खनिज प्रवाह तथा यह चक्र जीवमंडल में होते हैं। तो जीवमंडल में 3 मंडल होते हैं, ये भी जान लीजिए दोस्तों, वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल। इन 3 मंडलों को मिलकर आपका जीवमंडल बना है। जी हाँ, ठीक है, इन 3 मंडलों में ही जीव, अगर ये कोई भी एक मंडल ना रहा तो जीव यहाँ पे मुमकिन नहीं होगा, जीव जीवित नहीं रह सकता। इसलिए जीवमंडल को वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल तीनों को जीवमंडल बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आपके जो है, ठीक है, तो जीव जो है एक दूसरे जीव में स्थानांतरित होते हैं और पुनः प्रकृति में लौट आते हैं। इस प्रक्रिया को खनिज प्रवाह तथा यह चक्र जो है आपका जीवमंडल कहलाता है, ठीक है। यह चक्रण जो होता है जीवमंडल में होता है और इसे ही जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जैसे आपको हो गया नाइट्रोजन चक्र हो गया, फास्फोरस चक्र हो गया, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, फटाफट कमेंट करेंगे आप लोग, इसका आंसर क्या होने वाला है। इनमें से बताइए दोस्तों कि ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण है। न्यूनतम मतलब नया, सब ठीक है ना। इन ईंधनों में से ऐसा बताइए जो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता हो। पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोजन या कोयला।
सभी लोग कमेंट करेंगे। लाजवाब प्रश्न है, लाइक करते जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लाइक करते जाइएगा। अब इनमें से बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों कि इनमें से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। क्या वह पेट्रोल है, डीजल है, हाइड्रोजन है, कोयला है? क्या होगा? सभी आंसर, सटीक आंसर बताएंगे दोस्तों। आइए देख लेते हैं आंसर क्या है। आंसर हाइड्रोजन पर जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये प्रश्न आप लोगों को करा चुका हूं पहले ही। आइए कुछ डिटेल के साथ जानेंगे दोस्तों। निम्नलिखित ईंधनों में से जो हाइड्रोजन होता है आपका, यह न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, जबकि डीजल, पेट्रोल, कोयला हो गए, इन जलने के हानिकारक गैसें निकलती हैं। ये डीजल जलता है, पेट्रोल जलता है, कोयला, ठीक है। अपने डीजल पेट्रोल के सबसे ज़्यादा तो गाड़ियों में होता है, ठीक है। बाइक में पेट्रोल हो गया, फोर व्हीलर में या अदर जो भी आपके हैं डीजल का उपयोग होता है, ठीक है। तो इन दोनों में, कोयला में जलने में हानिकारक गैसें निकलती हैं जिसके वायु प्रदूषण होता है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन जो है आपका पर्यावरणीय प्रदूषण जो उत्पन्न कम करता है। न्यूनतम मतलब होता है कम करना, ठीक है। और जो हल्का हो, देखिए जो आपका प्रदूषित करता है, हल्का कौन है? देखिए हल्का होने के कारण गुब्बारों और वायु पोतों में हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है। हाइड्रोजन आपका प्रयुक्त कहाँ पर होता है? गुब्बारों में प्रयुक्त होता है, ठीक है। वायु तोपों में प्रयुक्त होता है, ठीक है। और इसका स्थान जो है अब हीलियम ले रहा है, ठीक है। समझ गए दोस्तों, हाइड्रोजन का स्थान कौन ले रहा है? हीलियम ले रहा है, ठीक है। सभी लोग नोट करते जाएंगे, अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लिख नहीं पा रहे हैं मत लिखिएगा, आपको टेलीग्राम में ये पीडीएफ फाइल नोट सब कुछ मिलेगा, क्योंकि राष्ट्र हित में सर्वोपरि शिक्षा है। जी हाँ, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अपना प्यार स्नेह बनाए रखेंगे, लाइक सपोर्ट करते रहेंगे दोस्तों। प्रश्न आ चुका है, लाजवाब प्रश्न है सिलेक्शन वाला, कि संकटग्रस्त जंतु जो है दैत्य आकार पांडा पाया जाता है। किस देश में पाया जाता है भैया? जो संकटग्रस्त जंतु है, मतलब ये संकटग्रस्त जंतु है, ठीक है। इसको संकट है, वो भी दैत्याकार है, नहीं बहुत बड़े आकार का पांडा पाया जाता है। भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में, ब्राजील में। क्या भैया भारत देश में है? क्या ये ऑस्ट्रेलिया में होगा, चीन में होगा, ब्राजील में होगा? बहुत से बच्चे घबरा गए, भैया ये तो दैत्याकार पांडा हो गया, वो भी संकटग्रस्त जीव है। अरे भैया नाम दैत्याकार है, दैत्यों के आकार का है, और आपका संकटग्रस्त जीव भी है। तो किस देश में होगा दोस्तों? ये आपके चीन में होता है, ठीक है। किस देश में पाया जाता है आपका? ये चीन में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सभी लोग कमेंट करेंगे, इसको कुछ डिटेल के साथ जानेंगे। हर प्रश्न का डिटेल है, हर प्रश्न का यहाँ पे डिटेल के साथ जानेंगे। कुछ तथ्य इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। संकटग्रस्त जंतु जो है दैत्याकार पांडा चीन में पाया जाता है। पांडा को चीनी भाषा में क्या है? जुयांग माओ बोला जाता है। यह विशालकाय बिल्ली भालू कहते हैं। कहाँ पर? चीन पर बिल्ली भालू बोले जाता है, ठीक है। इसीलिए कि दैत्याकार पांडा बोला गया। ये चीन के बांस के जंगलों और तिब्बत के हिमालय पर्वत के ढलानों के पेड़ों पर रहता है। और आज पांडा विश्व वन्य जीव कोष यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन WWF द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित प्रजातियों में से एक है, इसीलिए संकटग्रस्त इसका नाम दिया गया है, ठीक है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जी हाँ, प्रश्न अगला आ चुका है कि किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। यह प्रश्न हम लोग करा चुके हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश की राजधानी कहे जाने वाली भोपाल शहर जो है, इसमें एक गैस त्रासदी हुई थी। और किस कारण, कौन से गैस के कारण यह त्रासदी हुई थी? क्या वह गैस कार्बन डाइऑक्साइड है? क्या वह क्लोरोफ्लोरो है दोस्तों? क्या नाइट्रस ऑक्साइड है? या मिथाइल आइसोसाइनेट है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं और एक नंबर क्लियर। जी हाँ, नंबर क्लियर यानी ऑप्शन क्लियर, तो मिथाइल आइसोसाइनाइट होगा। कुछ तथ्य जानेंगे, इसके डिटेल से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत के मध्य प्रदेश के राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक जो कंपनी है, उसके कारखानों से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिसमें लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई, ठीक है। तो भोपाल गैस त्रासदी में लगभग कितने व्यक्तियों की जान गई थी? तो 15,000 से अधिक लोगों की जान गई थी। और यह घटना कब हुई? 3 दिसंबर सन 1984 की घटना है। जी हाँ दोस्तों, जान गई। बहुत सारे लोग हैं अब, ठीक है, अपंगता से लेकर अंधेपन का भी शिकार हुए हैं। तो भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे, ठीक है, इसका निक नेम मिक है,
और नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, तीनों ही ग्रीन गैसें हैं। जो आपके तीन गैस दी गई हैं तो ये ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक है। यहाँ पे जो दिया गया है CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट, ये तीनों जो है ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। और मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण, इस गैस के रिसाव के कारण ये आपका कांड हुआ था, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा देश का नाम बताइए जिसमें क्रिसमस का त्यौहार जो है गर्मियों में मनाया जाता हो। वह भारत देश है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है या आपका अमेरिका है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा देश जहाँ पर क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। वैसे तो आपको पता है दिसंबर में हमारे देश भारत देश में होता है, तो ये तो ठंड का मौसम हो गया, तो भारत में तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो किस देश में होगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। क्यों होगा? कुछ रीजन जानते हैं, तथ्य जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो है क्रिसमस का त्यौहार दोस्तों गर्मियों यानी 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो तारीख डेट वही है, तारीख डेट वही है, मौसम का अंतर है। यानी इसका कारण यह है कि ऑस्ट्रेलिया जो है आपका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दिसंबर का महीना ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का पहला महीना होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी जो है 1 दिसंबर से लेकर 28-29 फरवरी तक होती है। यानी आपके ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, दिसंबर से लेकर फरवरी तक का गर्मी का सीजन होता है। इसलिए वहाँ पे गर्मी में आपका क्रिसमस यानी ईसा मसीह के जन्म की खुशी में मनाए जाने वाला पर्व है। और इस दिन लगभग संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है, ठीक है, 25 दिसंबर को। जी हाँ, यह आपका क्रिसमस का त्यौहार 25 दिसंबर को पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? 30 प्रश्न रहेंगे। प्रैक्टिस सेट पहला है, लाजवाब प्रश्न है कि गिर वन्य जीव अभयारण्य जो है निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण है? सांप का है, हाथी का है, गैंडा का है, शेर का है? क्या भैया, बहुत से बच्चे क्या सर सांप हाथी गैंडा पढ़ा रहे हैं? भैया यही आना है, यही आना है, क्योंकि आपको पता है NCERT से प्रश्न आना है। NCERT के बुक में जाएंगे, यही सारा कुछ लिखा हुआ है। पूरा आपका NCERT का निचोड़ इस प्रैक्टिस में रख दिया गया है, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। तो वीडियो को लाइक करते जाएंगे, प्रश्न देखिए, ध्यान से प्रश्न को देखिएगा, समय की चिंता मत करिए, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है, ठीक है दोस्तों। तो गिर वन्य जीव अभयारण्य इनमें से किस वन्य जीव का संरक्षण है? तो मैं आपको बता चुका हूं, यह प्रश्न आ चुका है, करा चुके हैं, डिटेल के साथ जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, गिर वन्य जीव अभयारण्य भारत की गुजरात राज्य में लगभग 14 से 24, जी हाँ दोस्तों, 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें जंगली शेरों का संरक्षण किया जाता है। तो आपके गिर राज्य जो है, ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ये गुजरात में है। और इस पर कैसे? तो इसमें जंगली शेरों का संरक्षण किया जाता है। कितने वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है गिर राष्ट्रीय उद्यान? तो 14 से 24 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। और इसके अतिरिक्त जो है दोस्तों, वन अभयारण्य में पुष्प, जीव जंतुओं की प्रजातियां भी मिलती हैं, शेर के अलावा भी। और ये स्तनधारियों के 30 प्रजातियां हैं। जी हाँ दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि गुजरात के कठियावाड़ जिले में है, और यहाँ पर स्तनधारियों की 30 प्रजातियां होती हैं, जिसमें आपके सरीसृप वर्ग के 20 प्रजातियां पाई जाती हैं। दक्षिण अफ्रीका के अलावा विश्व का यही ऐसा इकलौता स्थान है जहाँ शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जाता है। जी हाँ, दक्षिण अफ्रीका के बाद विश्व के अलावा ये आपका इकलौता स्थान है जो आपके भारत के किस पर? गुजरात राज्य के, ठीक है, आपके गिर राष्ट्रीय उद्यान में है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न। जी हाँ, मजा आ गया दोस्तों, लाइक करते जाइएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। ऐसी कौन सी प्राकृतिक वनस्पति है जिसमें जो है मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? ऐसी प्राकृतिक वनस्पति जो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है, कैक्टस, महोगनी, फर, चंदन। तो जब भी मरुस्थल की बात आए, बालू इलाके की बात आए, तो सभी लोग जानते हैं कैक्टस। जी हाँ, कैक्टस होता है। कैक्टस जो है मरुस्थलीय प्रदेशों में पाए जाने वाला प्राकृतिक वनस्पति है। यह सपुष्प वनस्पतियों का एक जीव वैज्ञानिक कुल है। जी हाँ दोस्तों, जो अपने मोटे फूले एवं तनों में पानी बटोरकर शुष्क व रेगिस्तान परिस्थितियों में जीवित रहता है। मोटे तने होते हैं, पानी इकट्ठा कर लेता है, क्योंकि पानी की कमी होती है तो अपने को पानी पेड़ में स्टोर कर लेता है, ठीक है, एकत्रित कर लेता है। और इनके जो है पत्ते कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो सके। दोस्तों, कैक्टस के पेड़ में जो कांटे के पत्ती होती है, क्यों होती है? इसका रीजन यही है
कि कांटों के पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है वह कम होती है, ठीक है, जिससे जल का ह्रास कम होता है, तो वह जलवायु सेव रखता है। तो समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्क्रीन पर आ चुका है, स्क्रीन पर है, फटाफट लाइक मार दीजिएगा। जी हाँ, प्रश्न आ चुका है। ग्रीन मफलर संबंधित है वायु प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। तो ग्रीन मफलर जो है किससे संबंधित है, यह प्रश्न करा चुका हूं दोस्तों, करा चुका हूं। सिलेक्शन वाला प्रश्न है, यह आपके ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। दोस्तों ग्रीन मफलर अधिक आबादी वाले या ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र जैसे सड़कों के किनारे, औद्योगिक क्षेत्र और राजमार्गों के आसपास के रिहायशी इलाकों में 4-6 पत्तियों में वृक्षारोपण कर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक है। जी हाँ, यह एक तकनीक है ताकि घने पेड़ जो होते हैं वह ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकें, क्योंकि पेड़ जो होते हैं दोस्तों ध्वनि को फिल्टर करते हैं। जी हाँ, और इसे नागरिकों तक पहुंचाने से रोकते हैं। इसलिए ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। जी हाँ, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आ चुका है। अब आप बोलेंगे दिल्ली के भैया सीएम है वो मफलर लगाते हैं, वो कैसा मफलर हो गया, ठीक है, तो ये तो हंसने वाली बात हो गई भैया, ठीक है। ग्रीन मफलर यानी हरे पेड़ पौधे का मफलर, यानी कि सभी लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो भू परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है, पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, शुक्र है। तो जब भी भू परिस्थितिकी तंत्र की बात की जाती है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य होता है। जी हाँ दोस्तों, भू परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। सूर्य ऊर्जा का सर्वाधिक व्यापक एवं अपरिमित स्रोत है, जो वातावरण में फोटान यानी कि छोटी छोटी जो प्रकाश की तरंग पेटिकाएं होती हैं उसे फोटान बोला जाता है, ठीक है। इसके रूप में विकिरण ऊर्जा का संचार करता है। अतः संभवतः पृथ्वी पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण को माना जा सकता है, ठीक है। जो आपके पृथ्वी पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया किसको माना जाता है, प्रकाश संश्लेषण को माना जाता है, जो आपके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे होते हैं। इसलिए आपका सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर जीवन का प्रमुख संवाहक माना जाता है। जी हाँ, लाजवाब प्रश्न आ गया, मजा आ गया, लाइक करते जाएंगे। अगर आप एनर्जीफुल हैं तो जायसवाल सर आपसे दुगने एनर्जीफुल हैं, क्योंकि सिलेक्शन सरों पर ही है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न देख लीजिए, ये भी लाजवाब प्रश्न है। ये प्रश्न भी मैं करा चुका हूँ। प्रैक्टिस सेट में ऐसे प्रश्न आएंगे 50% जो मैं पहले करा चुका हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है, आपके सिलेबस के आधार पर प्रश्न है। तो टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, कमेंट कीजिएगा दोस्तों फटाफट। बुध, वरुण, शनि, शुक्र। जी हाँ, टाइटन जो है किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, तो यह शनि ग्रह का है। और शनि ग्रह में टोटल उपग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों, पूछा जाता है। जी हाँ, सौरमंडल में शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अगर पूछला जाए कि सौरमंडल में आकार में सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति होता है, दूसरा आपका शनि का नाम आता है। तो शनि ग्रह में कितने उपग्रह हैं दोस्तों, तो आपको बता देना है 62 उपग्रह हैं। और टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। और शनि के अन्य प्रमुख उपग्रह आपका जो पूछा जाता है सीमांसा, एनसीलाडू, टेथिस, डियान, रिया, हाइपेरियन, ठीक है, ईपापेटस और फोए हैं। और बात करेंगे बुध की, तो बुध और शुक्र ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है, ये भी प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह ही नहीं है। और बात करें अगर वरुण की यानी कि नेपच्यून की, तो वरुण में 13 उपग्रह हैं। इनमें ट्रिटोन व मेरिट प्रमुख है आपके वरुण के उपग्रह। तो वरुण में 13 उपग्रह हैं, बुध शुक्र में कोई उपग्रह ही नहीं है। शनि में आपके 62 उपग्रह हैं, और शनि के 62 उपग्रहों में सबसे बड़ा जो नाम आता है वह टाइटन है। जी हाँ, अब देखेंगे अगला प्रश्न। स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। इनमें से कौन सी बायोडीजल की फसल है, जेट्रोफा, कपास, गन्ना, आलू। तो बायोडीजल की जब भी बात की जाती है दोस्तों, तो बात जिक्र आ जाता है जेट्रोफा का। जी हाँ, जेट्रोफा बायोडीजल की फसल है, और यह भारत, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, कैरिबियन जैसे ट्रॉपिकल क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। और यह एक बड़ा पादप है जो झाड़ियों के रूप में अर्धशुष्क क्षेत्रों में उगता है। और इस पादप वाले बीजों से 25 से 30% तक तेल निकाला जाता है। जी हाँ, तो इस पर क्या निकाला जाता है, जो आपके जेट्रोफा होता है, झाड़ी होती है, यह एक बड़ा पादप होता है।
इससे क्या निकलता है, तो 25 से 30% तक तेल निकलता है और इस तेल से कार आदि चलाए जाते हैं। जी हाँ, इसलिए इसे बायोडीजल पौधा कहा जाता है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि इसे जेट्रोफा को बायोडीजल पौधा क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ से 25 से 30% तेल निकाला जाता है, नहीं डीजल निकाला जाता है, जिससे कार चलाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें ये जानेंगे अवशेष जो इससे बचता भी है, अभी और भी है, अगर इससे कुछ भी अवशेष बच गया तो उससे बिजली पैदा की जाती है। ये तो भैया बहुत ही बड़ा चमत्कार हो गया। जी हाँ, चमत्कारी पौधा है जेट्रोफा, आपका चमत्कारी पौधा है भैया। डीजल भी निकाल लें और बिजली भी पैदा कर लें, बहुत ही बड़ी बात है। तो जेट्रोफा अनावृष्ट जो है रोधी सदाबहार झाड़ी है। जो आपकी जेट्रोफा है यह कैसी झाड़ी है दोस्तों, तो यह अनावृष्ट रोधी सदाबहार झाड़ी है और ये कठिन परिस्थितियों को भी झेलने में सक्षम है। तो बहुत ही मजा आ गया, लाजवाब प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष पारित हुआ था, ये भी प्रश्न करा चुका हूँ। 86, 82, 92, 96। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो सन 1986 में पारित हुआ था। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में संपन्न हुआ। इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अधिनियम पास किया सन 1986 में, और यह एक विशाल अधिनियम है जो पर्यावरण के समस्त विषयों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है वातावरण में घातक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना और पारिस्थितिक तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयत्न करना। और इस अधिनियम में 26 धाराएं हैं। जी हाँ, जो आपका अधिनियम आया है आपका, ठीक है, 1986 में पर्यावरण संरक्षण के लिए, तो इसमें टोटल धाराएं 26 हैं। 4 अध्यायों में बांटा गया है इन 26 धाराओं को। और यह कानून जो है पूरे देश में 19 नवंबर 1986 ईस्वी को लागू किया गया। प्रश्न आ गया, पर्यावरण संरक्षण जो है आपका यह कब लागू हो गया था, तो पूरे देश में कब लागू हुआ, 19 नवंबर 1986 ईस्वी को लागू हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, 5-6 प्रश्न और रह गए हैं। एनर्जी डाउन नहीं करना है, क्लासेस लगातार होंगी। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, प्रश्न आ चुका है कि भूमंडलीय तापन का कारण है। जो हमारे भूमंडल में भैया गर्मी होती है, तापन होता है, तो क्या इसका रीजन आपने जाना कि इसका कारण क्या होता होगा। भूमंडलीय में तापन होता है, बहुत गर्मी में तो बहुत इतना पसीना बहता भैया, इसका कारण क्या है भैया, इसका कारण क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होगा, या आपके हिम नदी में वृद्धि होगा, या आपके कार्बन डाइऑक्साइड में कमी हो रही है, या वनों में वृद्धि होने के कारण होता है गर्मी। तो भैया वनों में वृद्धि होने के कारण तो गर्मी हो नहीं सकती है। ठीक है, तो गर्मी किस कारण होती है। और हिम नदी में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कमी हो जाए तो अच्छी बात तो है। कार्बन डाइऑक्साइड में कमी होगी तो भैया पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, क्योंकि पेड़ पौधे का जो भोजन है, जो प्राण वायु है, वह आपकी CO2 है। जी हाँ दोस्तों, तो भूमंडलीय तापन का कारण है कार्बन ऑक्साइड में वृद्धि, लगातार इतनी वृद्धि हो रही है। जी हाँ, जी हाँ दोस्तों, वृक्ष काटे जा रहे हैं। वृक्ष CO2 का शोषण करते हैं, यानी कि अवशोषण करते हैं, अवशोषित करते हैं। प्राणवायु है, तो वृक्ष को काटेंगे तो कम अवशोषित होगा, इसलिए CO2 में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण से गर्मी हो रही है। ठीक है, ये डिटेल से हमने जाना। और एक और बात जान लेते हैं दोस्तों, कोयला और तेल का अत्यधिक इस्तेमाल जंगलों की कटाई है। ठीक है, जंगलों की कटाई हो रही है और धरती पर घटते पेड़ों की संख्या के वजह से आपका CO2 का स्तर बढ़ रहा है। इससे भूमंडलीय तापन में भी वृद्धि होती है। तो बढ़ते तापमान की वजह समुद्र जल स्तर बढ़ना है। भैया जब हिम पहाड़ से बर्फ पिघलेगा तो समुद्र में जल आएगा, तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, यानी बाढ़, तूफान, खाद्य पदार्थों की कमी होगी, तो तमाम तरह की जो भी बीमारियां आदि का भी खतरा बढ़ जाता है CO2 के वृद्धि से। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, इसमें यह बताइए किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता किसमें पाई जाती है, तो सर्वाधिक जैव विविधता आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में पाई जाती है सर्वाधिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। किस मृदा का निर्माण, ठीक है दोस्तों, किस मृदा का निर्माण जो है लाया द्वारा होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ कटा है। जी हाँ, लाया नहीं है दोस्तों, ये लावा है। जी हाँ, ये मिसप्रिंट हुआ है। तो किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है, तो लावा द्वारा मृदा का निर्माण काली मिट्टी है, क्या जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी है, या लैटेराइट मिट्टी है। तो दोस्तों मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है, वह आपकी काली मिट्टी है।
और यह सबसे ज़्यादा गुजरात में पाई जाती है। आइए जानते हैं कैसे। देखिए, काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा से होता है। आपको मैंने बता चुका डिटेल से, अगर आप डेली क्लासेज हैं। ये देखिए, विस्फोट होता है जब ये ज्वालामुखी, तो ये लावा जो होता है, लावा ये यहाँ पे जो बचता है ये मैग्मा कहलाता है। ठीक है, तो भारत में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर फैला है ये काली मिट्टी, और महाराष्ट्र में इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है। ठीक है, तो इस मिट्टी में क्या क्या होता है, चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और लोहा पर्याप्त मात्रा में होता है काली मिट्टी में। ठीक है, तो ये आप इसलिए बहुत उपजाऊ भी होती है और कपास के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको पता है गुजरात यानी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन इसीलिए होता है। ठीक है, इसलिए कपास वाली काली मिट्टी कहते हैं। ठीक है, इसलिए कपास वाली काली मिट्टी भी कहते हैं इसको। तो इस मिट्टी में नमी को रोकने यानी प्रचुर शक्ति होती है नमी को रोकने के लिए, यानी पानी यहाँ पे रुकता है आपकी इस मिट्टी पर, काली मिट्टी पर। इसलिए वर्षा कम होने पर भी सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है काली मिट्टी पर। आइए देखेंगे अगला प्रश्न। दोस्तों, वायुमंडल की कौन सी परत जो है प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? दोस्तों, वायुमंडल की ऐसी परत बताइए जो प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह आने पर रोकती है। क्या वह क्षोभ मंडल है, क्या वह समताप मंडल है, आयन मंडल है, या मध्य मंडल होगा? फटाफट कमेंट कीजिएगा। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? जी हाँ दोस्तों, तो वह आपका समताप मंडल है। जी हाँ, समताप मंडल आपका रोकता है और इसी के वजह से पराबैंगनी किरणें आपके धरती पर नहीं पहुंच पाती हैं। समताप मंडल प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती हैं। इसे ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति पराबैंगनी प्रकाश किरणों यानी कि 93.99 मात्रा अवशोषित कर लेती है। यानी पराबैंगनी जो किरणें आती हैं, ठीक है, सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं, तो उच्च आवृत्ति वाले जो होती हैं वहाँ पे लगभग आपके 94% जो है आपका समताप मंडल अवशोषित कर लेता है, इसलिए पृथ्वी पर कम आती है। तो जो पृथ्वी के लिए जीवन के लिए हानिकारक भी है। जी हाँ, पराबैंगनी किरणें पृथ्वी में जीवन के लिए हानिकारक है, तो आपका जो समताप मंडल है यह लगभग 94% इस हानिकारक किरणों को अवशोषित कर लेता है। तो ये हमें जीवन देता है। और ये जो पराबैंगनी किरणें हैं इसका खोज जो है यानी ओजोन परत का खोज जो है 1913 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ, 1913 ईस्वी में फ्रांस के भौतिक विधि, ठीक है, फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुशोन के द्वारा हुआ था। यानी कि फैब्री और हेनरी के द्वारा 1913 ईस्वी में ओजोन परत की खोज की गई थी। जी हाँ, अगला प्रश्न देख लेते हैं। बस 2 प्रश्न और रह गए हैं। ठीक है दोस्तों, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? तो जो आपका गंगा एक्शन प्लान है उसको लाने का उद्देश्य किस में सुधार था? जल का वेग, जल की गुणवत्ता, जल की प्रचुरता, या आपका जल के तापमान? तो सही बात हो जाएगा दोस्तों, जल की गुणवत्ता। गंगा एक्शन प्लान जो आपका किया गया था इसका उद्देश्य का लाना यही था कि जल में गुणवत्ता लाया जाए। ठीक है, तो गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य जल की गुणवत्ता में सुधार लाना और नदी में प्रदूषण भार को कम करने के लिए सन 1985 ईस्वी में श्री राजीव गांधी द्वारा गंगा कार्य योजना यानी GAP का शुभारंभ किया गया। किसने किया भैया? गंगा। जी हाँ दोस्तों, जो आपका यह प्लान है, यह जो आपका 1985 ईस्वी में राजीव गांधी द्वारा गंगा कार्य योजना का शुभारंभ किया गया था, राजीव गांधी द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1950 ईस्वी में किया गया था। और एक कार्यक्रम जो है बड़े ही धूमधाम से शुरू किया गया। जी हाँ, बाजे गाजे के साथ शुरू किया गया, शोर शराबे से शुरू किया गया, लेकिन यह 15 वर्ष की अवधि में इतने पैसे खर्च हो गए भैया। जी हाँ, 901.71 करोड़ रुपए व्यय कर दिया गया, खर्च कर दिया। वाह राजीव भैया, राजीव गांधी जी आपको प्रणाम है। इतना पैसा खर्च कर दीजिए 15 साल में। ठीक है, और इतना खर्च करने के बाद भी दोस्तों नदी में प्रदूषण का स्तर कम करने में विफल भी रहा। वाह रे टेक्नोलॉजी। जी हाँ, समझ में तो आ गया भैया, भारत देश की टेक्नोलॉजी महान है। अगला प्रश्न देखिएगा, महान व्यक्ति हैं, उन महान व्यक्तियों को मेरा नमन है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा वृक्ष है जो जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? जी हाँ, ऐसा वृक्ष का नाम भी है जो जैविक कीटनाशक उत्पादक है। क्या वह देवदार है, नीम है, चीड़ है, ओक है? ओक तो आपका एक राष्ट्रीय कौन सा पक्षी है? एक तो ऑस्ट्रेलिया का, जी हाँ दोस्तों, सॉरी, राष्ट्रीय पक्षी नहीं है, एक ऑस्ट्रेलिया का पेड़ है ओक। ठीक है, जिसके लंबी जड़ें होती हैं। ठीक है, लंबी जड़ें होती ओक नामक, उसको हम जानेंगे, आपके NCERT की बुक में है।
आगे आने वाले प्रैक्टिस सेट जो होंगे उनमें ये प्रश्न आएगा। तो फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं कि वृक्ष जैविक कीटनाशक उत्पादक है, तो वह आपका नीम है। नीम भैया बहुत ही बहुत बहुत, जी हाँ, यह हमारा प्राकृतिक औद्योगिक, ठीक है, आपका उत्पादक है, वनस्पति है आपका। और दोस्तों नीम का वृक्ष जो है जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। नीम भारतीय मूल का एक पूर्ण पतझड़ वृक्ष भी है, जी हाँ, पतझड़ वृक्ष है। और इसका वनस्पति नाम क्या है? इसका वनस्पति नाम है आपका, क्या है? एजाय डेर, सॉरी दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, मिसप्रिंट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एजा डायरेक्टा इंडिका नाम है, ठीक है। और नीम की पत्तियां चबाने से रक्त होता है। क्या होता है? नीम की पत्तियां चबाने से रक्त क्या होता है? शुद्ध होता है। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। नीम की पत्तियां चबाने से रक्त क्या होता है? आपका शुद्ध होता है और त्वचा विकार रहित और कांतिवान होता है। और इसके अतिरिक्त जो है नीम की छाल का लेप सभी प्रकार के चर्म रोगों और घावों के निवारण में सहायक होता है। तो नीम भैया जीवनदायिनी है, सब कुछ है। और पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट कल करेंगे। नेक्स्ट क्लास जरूर ज्वाइन करें। और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न होगी सभी प्रश्न आपके सिलेबस एग्जाम पैटर्न पर होगी और सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है दोस्तों। सभी मित्रों को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। जय हिंद। सभी मित्रों को हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साफ सफाई बनाए रखें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें दोस्तों। मिलते हैं मॉर्निंग पर।